अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से पूछा गया था 2024 में। और हम कोशिश करेंगे अगर हम ये पेपर सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है आपकी लेवल के हिसाब से, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। और जो करंट अफेयर्स वो पिछले साल नहीं, पिछले साल का है 2023 का, और आपको पढ़ना है 2025 का करंट अफेयर्स। उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और इसमें 15 मार्क्स है हाई कोर्ट के, और जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड हाई कोर्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। इस बार आपके सिलेबस में सिर्फ कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी पैटर्न इसी तरह रहेगा। आपको ये थोड़ा, अगर आपको ये बेसिक फैक्ट्स नहीं पता है, ये भी आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आ सकते हैं बार बार, ये फिर से रिपीट हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। इसलिए ये तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि सबको ये पता ही होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस बिना देरी के, लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये बहुत लंबा सेशन होने वाला है, 80 क्वेश्चंस है इसमें, और आप अपनी पेशेंस रखो, आराम से देखो। या अगर आपको लगे आप थक जाओगे, फिर ब्रेक ले लो, बाद में आ जाओ, फिर से देखो, लेकिन अच्छे से देखो, क्योंकि मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलते हैं पहला क्वेश्चन। फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जुडिकेटर अब जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ये इसी तरह नहीं टिक टिक करके बताना होता है। देखो, पहले हम हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आया था सदर अदालत। सदर अदालत किसने एस्टेब्लिश किए? दो सदर अदालत एस्टेब्लिश किए, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में। किसने एस्टेब्लिश किए? ये किए थे रणबीर सिंह ने। ये याद रखना, रणबीर सिंह ने सदर अदालत दो एस्टेब्लिश किए, जिनको बोलते थे हम चीफ कोर्ट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसने एस्टेब्लिश किया? वो किया हरी सिंह ने 1928 में। ये बात याद रखना, फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं। तो सदर अदालत किसने? रणबीर सिंह ने। और फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट किसने? हरी सिंह ने 1928 में। ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह पढ़ेंगे हम। हु इज द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल थोड़ा मैं सबको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर थोड़ा याद रहना चाहिए कि किसका क्या काम है, क्या नहीं है, क्योंकि आपको सारे पर्सनैलिटीज़ के बारे में, ये पोस्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे हम, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज, तो ये होता है हेड डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का। तो इसके बाद इसके दो ब्रांच है, एक आता है सिविल का, एक आता है क्रिमिनल्स का। तो ये जो क्रिमिनल्स है, इसका हेड होता है सेशंस जज। सेशंस जज ये नहीं है कि ये अब क्रिमिनल्स ही केसेस सॉल्व करेगा, नहीं, ये सिविल भी कर सकता है। अब इसको बांटा इसलिए गया है क्योंकि लोड कम पड़ जाएगा। सेशंस जज होता है इसके बाद, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, तो इसके नीचे होता है सेशंस जज, इसकी रैंक होती है इसके बाद। और यहाँ आता है सिविल में, सिविल होता है सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट सिविल जज। तो इसकी ये क्या है? ये सिर्फ सिविल केसेस, तो इसकी सेंटेंस बहुत कम दे सकता है, लेस देन 3 years। लेकिन सेशंस जज ये डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होता है, इसके बाद सब जज होता है इसके नीचे, और सब जज के नीचे होता है मुंसिफ। आपने ये नाम सुना होगा, मुंसिफ मुंसिफ मुंसिफ, लेकिन मुंसिफ क्या होता है? मुंसिफ सब जज के भी नीचे होता है। अब सिविल में क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज, फिर मुंसिफ आता है। क्रिमिनल्स में क्या आता है? सेशंस जज, जो मैंने बताया सबसे पावरफुल होता है, जो लाइफ सेंटेंस भी दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। इसके बाद आता है सेशंस जज के नीचे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट।
इसकी पावर इससे कम होती है, ये सज़ा दे सकता है अप टू 7 ईयर्स। अगर किसी ने वो वाला क्राइम किया जिसकी सज़ा 7 ईयर्स तक होती है, ये वाला वो दे सकता है। इसके बाद आता है जुडिशल मजिस्ट्रेट। जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या होता है, वो इससे नीचे होता है, उसकी वो 3 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। अब आपने ये स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ लिया होगा। इसके अलावा और कुछ मुलाजमीन होते हैं कोर्ट्स में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ यही याद रखना कि कौन है। तो यहाँ आपको फिर याद रखना पड़ेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होता है हेड। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? ये तो सबको पता, ये हिस्ट्री में ही आता है। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट में हिस्ट्री में ही आते हैं। सपोज पहला वाला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, लाल कंवर सेन, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में। या इसी तरह हम ये बताएंगे, जो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, इसको बोलते हैं महारचंद महाजन। महारचंद महाजन वो था थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? महारचंद महाजन, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था। ये बात, इसी तरह ये सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं। अब मैं आगे चलूँ, ये फैक्ट्स देखो, ये फिर से एक और फैक्ट कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कौन था? जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। क्या आएगा इसका आंसर? ये फर्स्ट वुमेन जज कौन है? वो है जस्टिस सिंधु शर्मा। ये बात याद रखना, जस्टिस सिंधु शर्मा फर्स्ट वुमेन जज है। तो चलेंगे आगे, और एक क्वेश्चन देखो, फिर से और एक फैक्ट, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कौन है? ये वाला तो ये तो ज़रूर, जिसने को हाई कोर्ट का एग्जाम है वो तो ज़रूर याद करेगा क्यों, चीफ जस्टिस पहला कौन है और लास्ट वाला अभी कौन है। अभी कौन है मैंने आपको बताया, थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, ये क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है, क्योंकि ये इसका आंसर है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, लेकिन ये अब नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं। अब ये भी मैं बता रहा हूँ, देखो एज क्या होती है, 62 और 5 ईयर्स, विच एवर इज लेस। तो इनकी क्या लिमिट होती है? 5 साल के लिए अपॉइंट होता है जज, लेकिन ये चीफ जस्टिस अगर 5 साल, सपोज ये 61 की एज में चीफ जस्टिस बन गया, लेकिन अब इसको 5 साल नहीं दिए जाएंगे क्योंकि 62 रिटायरमेंट डेट होती है। 61 मतलब इसको एक ही साल मिल जाएगा। अब अगर ये 62 एज होगी या 5 साल होगी, तो इससे कम जो भी दोनों में से लेस होगा उसी टाइम में रिटायर हो जाता है। तो ये फैक्ट मैंने आपको बताया, ये भी याद रखना, 5 ईयर्स और 62 एज। लेकिन इस टाइम कौन है चीफ जस्टिस, वो मैं आपको बताऊंगा, जस्टिस ताशी। चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है जस्टिस ताशी की। वो अभी एक्टिंग ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। तो अब देखो और एक टर्मिनोलॉजीज में आती है इनका, देखो और एक पोस्ट अहले मद होता है, एक पोस्ट किसमें? कोर्ट में। ये इसका मतलब क्या है? देखो एक प्रोसेस सर्वर, ये बात भी याद रखना, प्रोसेस सर्वर क्या है? प्रोसेस सर्वर होता है, सपोज किसी ने लॉ सूट फाइल किया किसी आदमी के बारे में, लॉ सूट जब फाइल किया कोर्ट में, अब इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे लॉ सूट फाइल किया गया, अब इसको कोर्ट में हाजिरी देनी, लेकिन इसको वो इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? वो प्रोसेस सर्वर जो है वही पहुंचाएगा। वो बोलेगा, समन करेगा, समन्स जो भेजता है वो यही, इसी के जरिए, प्रोसेस सर्वर के जरिए ही भेजा जाता है उस पार्टी को जिस पर लॉ सूट फाइल किया जाता है। अब अहले मद का मतलब क्या है? अहले मद होता है जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कोर्ट्स में, इसका एक अलग चैम्बर होता है, इसकी एक अलग सी रैंक होती है अच्छी खासी। ये क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स इसी के पास रहते हैं, जब भी वो ज़रूरत पड़ती है ये डॉक्यूमेंट्स उसी दिन हाजिर करता है, ले लो ये आपके डॉक्यूमेंट्स, ये वाला केस है, इसको आप क्या करना है क्या ना करना है। तो ये कोर्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, एक किस्म का क्लर्क ही है, लेकिन लीगल क्लर्क जिसको हम बोलते हैं। पियोन का पता ही है आपको, एक्सपर्ट विटनेस का भी पता ही है आपको, ये ऐसे ही होते हैं। तो अब और एक देखो, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ
प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या ये कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। तो कौन होता है उसको बोलते हैं नाजिर। ये पोस्ट भी होता है नाजिर का पोस्ट। ये बात याद रखना कि नाजिर कौन होता है। स्टेनोग्राफर का क्या है, ये जो भी बातें हो रही ये स्टेनोग्राफर क्या करता है कोर्ट में, जितनी भी ये ट्रायल के दौरान होता है, स्टेनोग्राफर का काम होता है वो लिखना। जो भी चीज़ें जो कुछ बोलता है, लॉयर बोलेगा, जज बोलेगा, ये लिखता रहता है, इसका यही काम है। तो अहलिमात भी मैंने आपको समझाया, अहलिमात क्या होता है, और प्रोसेस सर्वर भी मैंने आपको समझाया। ये सारी टर्म्स आपको समझ। इसके अलावा और एक आता है रीडर। रीडर भी एक पोस्ट होता है, नाइब भी एक पोस्ट होता है। ये सारे पढ़ना। रीडर का क्या होता है, ये रीडर जज का असिस्टेंट होता है। उसके पास भी वो फाइल्स रहती है जो रीड करता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये सेशन बहुत लंबा होने वाला है, आराम से पेशेंस से बैठो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जूलियन जस्टिस। जूलियन का मतलब ही है बच्चा। तो होगा कोई ऑप्शन यहाँ पे, एजुकेट क्रिमिनल केसेस, हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स, डील विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, कंडक्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील्स विद द केसेस ऑफ इन्वॉल्विंग माइनर्स। देखो यही माइनर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, बच्चों के बारे में। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अभी का प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, देखो ये सारे फैक्ट्स लिख के रखो जो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हु इज़ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। जो जज है हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख, लेकिन वो यूटी लद्दाख से है। कौन है, जस्टिस ताशी रबस्टन। तो यही है अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये बात याद रखना, जस्टिस ताशी, और ये है लद्दाख का रहने वाला, लद्दाख यूटी से ये जज बन गया। ये बात याद रखना, और यही है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अभी प्रेजेंटली। अब है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR। ADR क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखो डिस्प्यूट होता है, किसी दो फरीकों के दरमियान डिस्प्यूट होता है। ये है एक फरीक, ये है दूसरा फरीक। ये कहाँ जाते हैं, ये कोर्ट जाते हैं रिजॉल्व इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है कि ट्रायल से पहले ही आप आपस में ही या थर्ड पार्टी के ज़रिए ही आप इसको सॉल्व करने की, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। मतलब ट्रायल लेने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आप रिजोल्यूशन उससे पहले ही आप खुद से ही करो। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन यूजेस द कंसेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है, वो तो सबको पता ही है, वो 5th जनरेशन है अभी जो चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ वही करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप। देखो यूपीएस तो है ही नहीं, कीबोर्ड तो है ही नहीं, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये तो है ही नहीं, पेन ड्राइव स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये याद रखना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो a dash module is a device that converts the spoken words into the information that the computer can recognize and process। हमने कुछ बोला और कंप्यूटर ने वो प्रोसेस किया और रिकॉग्नाइज किया। तो कौन सा डिवाइस है वो, देखो माइक्रोफोन वो तो सिर्फ यूज़ होता है कि रिकॉर्ड करने में। ऑप्टिकल स्कैनर वो यूज़ होता है क्या, ऑप्टिकली अगर कोई बार कोड है, बाकी चीज़ें हैं, वो स्कैन करता है या इमेज स्कैनिंग के लिए। अब वीडियोग्राफिकल अडाप्टर वो किस लिए होता है, वीडियोग्राफी के लिए। अब ये वॉइस रिकॉग्निशन ही है वो चीज़ें, वो डिवाइस जो यूज़ होता है, जो स्पोकन वर्ड को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब ये देखो, व्हाट इज़ द एक्रोनिम GPT फॉर द चैट GPT। GTP का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। ये बात याद रखना, ये आपको याद ही होना क्योंकि चैट GPT सब यूज़ करते हैं इसमें। विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेज डू वी यूज़ इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं,
ये यूज़ करते हैं हम किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब देखो फोरट्रॉन होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये फार्मूलाज को ट्रांसलेट करती है, ये यूज़ नहीं होती है। और एक आती है कोबाल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कभी कभी ये फुल फॉर्म सबकी पूछी जाती है। COBOL मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी पुरानी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। अब सी प्रोग्रामिंग भी है एक। अब देखो ये डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। देखो पहली आती है मशीन लैंग्वेज, उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज, इसके बाद आई थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज सीधे 0 एंड 1, ये बात याद रखना, 0 एंड 1 होती है मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है हम लिखते हैं उसमें थोड़ी सी हम इंग्लिश भी लिखते हैं और थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज, मतलब मिला के मशीन लैंग्वेज से थोड़ी ऊपर। लेकिन एट द लास्ट वो भी कन्वर्ट करनी होती है मशीन लैंग्वेज की, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो समझता है सिर्फ 0 और 1, वो ये नहीं समझता है वी आर गोइंग देयर वी आर दिस। तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए जो असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज 0s और 1s में कन्वर्ट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं असेंबलर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर को क्या होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगी। लेकिन फर्क क्या है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ये बात याद रखना। कभी क्वेश्चन ये भी आता है सीधे, इंटरप्रेटर का क्या काम है? वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर का काम ये है कि वो पूरा एक प्रोग्राम ही कन्वर्ट करता है ये मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर का वो भी काम है ये कंपाइल भी करता है। और कंपेरेटर एक डिवाइस होता है जो कंपेयर करता है। सपोज दो नंबर्स इसको देंगे, ये बताएगा ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, इसको बोलते हैं कंपेरेटर। ये कंपेयर करता है दो चीज़ों के दरमियान। ये बात भी याद रखना। इसी तरह ये सारी चीज़ें याद रखो। इसके बाद 17th क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट अ कॉलम? एक कॉलम को आपने सिलेक्ट किया एंड प्रेस Ctrl+Shift+। एक कॉलम को आपने सिलेक्ट किया और Ctrl+Shift+ दबाया एट द सेम टाइम इन MS Excel आपने खोला, Ctrl+Shift+। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन का, कौन इतना याद रखेगा कॉलम फिर कंट्रोल। लेकिन फिर भी अब आपके लिए तो बताऊंगा ही कि उससे और एक कॉलम ऐड हो जाता है। ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। अगर आपको और एक कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, सपोज ये कॉलम है, आपको इससे पहले और एक कॉलम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सारा फिल्ड होता है। आप इसको सिलेक्ट करें, आप इस पर ये सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+ लगाएंगे, ये यहाँ और एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये बात याद रखना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10। देखो एप्स हम खोल के रखते हैं, फिर ये टैब्स में चेंज का मतलब चेंज ऐप, अगर आपको एक सपोज क्रोम खुला हुआ है, फिर एज, फिर और कोई ऐप, फिर इनको ये मतलब आप स्क्रीन को चेंज करना चाहते हो तो वो किस तरह, वो तो मैंने आपको बताया है। टैब्स मतलब Alt+Tab, इससे हो जाता है ये, मतलब आपको नई ऐप खुल जाती है। स्विच करता है एक ऐप से दूसरी ऐप तक। अब देखो और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कभी कभी आप ये लिखते हो करेक्ट, ये हमेशा ध्यान रखना कि इनकरेक्ट करेक्ट क्या बता रहे, इन स्टेटमेंट्स में कौन सा इनकरेक्ट है। देखो चलो हम पहले ये देखें, वी कैन लीव BCC फील्ड ब्लैंक। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC मतलब कार्बन कॉपी। अब ये बात याद रखना, देखो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC मतलब कार्बन कॉपी। आप ईमेल भेज सकते हो क्या, बहुत सारे लोगों के पास, और अगर उनको पता नहीं चलेगी, अगर उनको पता नहीं चलनी चाहिए कि किस किस को ये मेल गई, उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर इनको पता चल जाए फिर हम कार्बन कॉपी मतलब सबको मेल जाती है और इनको आपस में पता चल जाती है इसको भी ये मेल भेजा गया इसको, वो हम कार्बन कॉपी से भेज देते हैं। अब ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ, और देखो जब हम टू एक आता है ना, टू किसको भेजनी है, फिर हम ईमेल एड्रेसेस सबके लिखते हैं वो कामा कामा करके।
इसका मतलब है हम बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस यहाँ कर सकते हैं। अगर आप कार्बन कॉपी में भी ये लिख सकते हो, मतलब इन सबको पता चल जाएगा कि ये मेल आ सकती है। अब आप ऑप्शंस देखो, मतलब वी कैन लीव द BCC फील्ड ब्लैंक, ये तो सही है, चाहे तो लिख सकते हो चाहे तो नहीं। वी कैन लीव द कार्बन कॉपी ब्लैंक फील्ड, क्योंकि 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप BCC या CC में भी नहीं लिखोगे तब भी मेल जाएगी 2 के जरिए। द 2 एंड CC फील्ड्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये भी तो सही है। अगर किसी को मेल भेजोगे, अगर आप 2 में भी भेजोगे वो भी जाएगी, अगर CC में भी भेजोगे वो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। तो रहा वी कैन नॉट ऐड मोर देन 1 ईमेल एड्रेस टू द फील्ड, देखो वो मैंने आपको पहले ही बताया, 2 जब हम लिखते हैं फिर एक ईमेल एड्रेस, दूसरा, तीसरा, फिर सबके पास जा सकते हैं हम। फील्ड्स को ऐड हम बहुत सारे एड्रेसेस दे सकते हैं, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, हम बहुत सारे एड्रेसेस दे सकते हैं। चलिए आगे देखो, प्रोलॉग मीन्स विच ऑफ द प्रोग्रामिंग फॉलोइंग आइकन लॉजिक। इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू द ईमेल। देखो जब हम ईमेल किसी को भेज देते हैं, फिर उसमें हम कोई PDF वगैरह शगैरह अगर आपने भेजा होगा, वहाँ इस तरह से कुछ आती है, वो पिन, उसी पे क्लिक करते हैं, वो क्या है, पेपर क्लिप पिन इसको बोलते हैं हम। ये बात याद रखना, उसको हम पेपर क्लिप की पिन, उसी पे क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसी के ज़रिए हम भेज सकते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। एक होता है, 2 ही ओरिएंटेशन है, एक है लैंडस्केप और एक है पोर्ट्रेट। तो लैंडस्केप मोड ये ऐसा होता है, पोर्ट्रेट होता है खड़ा इस तरह पेज। तो सबस्क्रिप्ट ये तो वर्ड में आती है सबस्क्रिप्ट। A4 साइज तो पेज का साइज होता है, A4, A5, A6। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर, क्या है एप्लीकेशन। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है माइक्रोसॉफ्ट, ना कि कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो, और ये तो बहुत बार आया है, ये गटर मार्जिन क्या होता है। गटर मार्जिन होता है पेज के इस साइड हम मार्जिन छोड़ देते हैं, वो किस लिए, बाइंडिंग के लिए, फिर हम बाइंड करते हैं ना, इसीलिए यहाँ मार्जिन छोड़ते हैं पेज को, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। है कोई ऑप्शन यहाँ, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ये इसका तो मैंने बताया नहीं, प्रिंट लेफ्ट साइड होगा या राइट। मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट ऑफ द मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन द प्रिंटिंग। देखो यही मैंने बताया, बाइंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द, यही है इसका गटर मार्जिन। तो याद रखना, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ये आपको बोलना नहीं चाहिए गटर मार्जिन किसको बोलते हैं। अब और एक क्वेश्चन था, इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसको क्या बोलते हैं, वो तो सेल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये तो आप जमीन पे ही क्वेश्चन उठा रहे हो। अब फार्मूला MS वर्ड, देखो ये तो क्या मैं बताऊं, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पहले इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू सम, फिर ये इक्वल टू एवरेज, फिर अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा फिर क्या पढ़ा होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक। और जिनको टाइपिंग ये जूनियर असिस्टेंट, उनको तो ये सब पता ही होता है, क्योंकि काम किया हुआ होता है उनने। द थीम ऑफ द इंडियाज G20 समिट 2023, अब ये क्वेश्चन तो आने वाला ही नहीं, तो ये तो गया कब का। वासुदेवा कुटुंबकम, मतलब वन क्या था उसका, वन अर्थ वन फैमिली, हाँ, वन अर्थ वन फैमिली, ये बात याद रखना, और वन फ्यूचर, ये था इसका नारा, मतलब थीम जिसको हम बोलते हैं, वासुदेवा कुटुंबकम द थीम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओ देखो क्वेश्चन क्या आया था, बहुत ज़बरदस्त, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20 समिट। G20 समिट का हेडक्वार्टर आपने कभी सुना है, कहाँ पे है, नहीं सुना होगा, क्योंकि है ही नहीं कहीं पे, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ये जस्ट एक समिट होता है किसी भी कंट्री में। सपोज पिछले साल इंडिया में हुई थी, फिर इस बार शायद वो क्या बोलते हैं इसको, साउथ अफ्रीका में 2024 वाली, तो यही इसका नाम ऑफ द अबो, क्योंकि कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है। देखो और एक क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2023, ये तो सबको पता ही होगा किसने, क्यों होगा, नरगिस मोहम्मदी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल, मतलब इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि ईरान की है, ये राइटर है, कुछ एंटी हिजाब थी ये, तो सब ने बताया इसको एंटी हिजाब की वजह से ये दिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों को पता था इसके बारे में, नरगिस मोहम्मदी के बारे में।
द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट वाज हेल्ड। देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इजी था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिनों तक ये चला रहा था। श्रीनगर में हुई थी 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट, ये बात याद रखना। तो इस बार तो ये आएगा नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड ए न्यू ₹75 coin to mark the new parliament building. It consists of an inscription of dash written in the देवानगिरी स्क्रिप्ट। क्या लिखा था उसमें? देखो ये तो न्यूज़ में था, तो सांसद सांकुल, ये करंट अफेयर्स का उस टाइम का था। सांसद सांकुल इसमें लिखा था दीवानगिरी स्क्रिप्ट में। अब और एक क्वेश्चन, हु प्रेसिडेंट है सेनेगल, ये भी न्यूज़ में था जब पार्लियामेंट, जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया था, उसी में वो सेनेगल क्या होता है, वो साउथ इंडियन का जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स के लिए जिसके पास पावर हो जाता था, उसी को फिर ये सेनेगल दिया जाता था, ये छड़ी जैसी। तो वो किसने दिया था ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब जवाहरलाल नेहरू के पास दिया गया था? वो लॉर्ड माउंट बैटन ने दिया था। जवाब, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए यहाँ आया था, ये रिसेंट ये नरेंद्र मोदी ने वहाँ ये उस सांसद गेट पर रखा गया था, ये शायद सेनेगल। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था सेनेगल। इसके बाद विच स्टेट्स मट्टी बनाना गॉट GI टैग रिसेंटली? किस स्टेट में? ये तो हज़ारों GI टैग, कितना याद रखोगे? अब JNK के ज़रूरी याद रखनी, क्योंकि जो रिसेंटली मतलब जो भी शहद वहद राजमा बाकी चीज़ें जो भी कुल्लड़ वुल्लड़ जितने भी है वो याद रखना, क्या कौन कौन सा GI टैग है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वो तमिलनाडु का है मट्टी बनाना, ये याद भी नहीं रखना था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन UT ऑफ लद्दाख? देखो कितना इजी है। लोकटक लेक मणिपुर का है, ये शालीबुग डाल लेक ये तो श्रीनगर में है। अब रहा एक ही सोकर लेक जो रामसर साइट इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब है क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3? सब बताएंगे एस सोमनाथ कौन था? एस सोमनाथ था चेयरमैन ऑफ द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन था। लेकिन ये भी अब नहीं है, अब कोई और है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर है P वीरा मुथुएल, ये था प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 का। अब आप बताएंगे विक्रम साराभाई कौन था? विक्रम साराभाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये है। तो आपने ये भी वो विक्रम साराभाई, ये स्पेस स्टेशन बाकी चीज़ें जो है, और ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, फादर, ये बात याद रखना। स्पेस, ये इंडियन स्पेस का ये फादर माना जाता है विक्रम साराभाई, उसी की देन से आज सारा ये स्पेस का काम चल रहा है। तो ये आज का प्रेजेंट का ये चेयरमैन कौन है इसरो का, वो मैं बताऊंगा, वो है V नारायणन। ये क्वेश्चन ये रिसेंटली चेंज हुआ, इसलिए ये याद रखना, ये करंट में आ सकता है। V नारायणन याद रखना। देखो विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर यूज़ किया गया था? देखो अब मैं ये सारे आपको बताऊँ। GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, ये LVSM PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। हाँ ये तो असली में ये है, ये जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल MK3, मतलब Mark 3 इसका नाम है। इसी के ज़रिए ये लॉन्च किया गया था, ये सबको पता था उस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। लॉन्चिंग व्हीकल यही यूज़ किया गया था, GSLV Mark 3। अब देखो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण outlined 7 priorities in the Union Budget 2023, calling it dash that will guide India's vision during Amrit काल। तो 7, अगर आपको ऐसे भी नहीं पता होता, 7 प्रायोरिटीज़ मतलब सप्तऋषि, सप्त मीन्स 7 हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपको इस तरह भी हो सकता था। अब देखो ये विच बर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो लद्दाख के लिए कौन सा बर्ड?
अब देखो उसमें ऑलरेडी JNK स्टेट का था ब्लैक नेक्ड क्रेन, लेकिन अब ये लद्दाख का स्टेट बोर्ड रहा। हमारा क्या रहा? हमारा रहा खिलजी पीजेंट। वहाँ अब ये याद रखना, शायद मोर खिलजी पीजेंट, ये याद रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब्राहम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइनड बिटवीन। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट करंट में है, सीरिया, जॉर्डन, बाकी चीज़ें जितनी भी है उन स्टेट्स कैपिटल्स का नाम भी याद रखना। अब्राहम अकॉर्ड क्या होता है कि US और इसराइल चाहते हैं कि इसराइल के साथ सारे अरब कंट्रीज़ थोड़ा मतलब अब सलाह समझौता करे। अब वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करे और इनको अच्छे से वो सामान दे, या मतलब अब अरब कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए इसराइल थोड़ा अलग थलग है। अब ये चाहते हैं, तो किसने किया था पहले? अब देखो किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इसराइल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ अब चाहते हैं, सपोज बहरीन ने भी किया। अब ये बात याद रखना, यहाँ तो यही है यूनाइटेड स्टेट्स, UAE एंड इसराइल, वरना बहरीन भी इस टाइम वो मेंबर है। अब वो चाहते हैं कि सऊदी अरब पे सारे जोर लगाते हैं USA और इसराइल कि वो उनके साथ टाइज करें, लेकिन अभी कोई बात बन ही नहीं रही है। The Chief Election Commissioner CEC and other election commissioners appointment conditions of service and term of office bill 2023 introduced in the Rajya Sabha recently seeks to remove dash from the panel to select the Chief Election Commissioner and election commissioners। तो ये पैनल में ये सारे होते थे। अब किसको बोल रहे हैं कि न्यू बिल में ये इसको रिमूव करो, बाकी सारे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर वो तो ज़रूरी है, वही चीफ इलेक्शन कमीशन, लीडर ऑफ अपोजिशन भी ज़रूरी है, ये दोनों ज़रूरी है। अब ए नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी ज़रूरी है। तो अब ये बता रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे। ये इसका आंसर ये है CGI। अब और एक क्वेश्चन, डैश इज द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ हो गया था? पेंगोंग लेक में। ये बात याद रखना, पेंगोंग लेक में ये हो गया था। तो ये बात याद रखना कि फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ हुआ था? पेंगोंग लेक में। What is the official name of the Women's Reservation Bill? Women's Reservation Bill का ये नाम, ऑफिशियल नेम क्या है? तो उसका ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये है इसका ऑफिशियल नेम। अब आदित्य L1 जो सोलर ये मिशन था, आदित्य L1 पहला सोलर मिशन था जिसके कुछ काम थे, उसको ये बाकी चीज़ें वो देखनी थी कोरोना के बारे में। तो वो कब लॉन्च हुआ? देखो ये फजूल क्वेश्चन है ये। 2 सितंबर 2023, 9 सितंबर 2023, कौन इतना याद रखता है? ये करंट में था और पहला मिशन था, हो सकता है आपको ये याद करना ही पड़ता। तो 2 सितंबर 2023 को ही है। चलिए आगे। Who became the first IAF Indian Air Force women officer to receive गैलेंट्री अवार्ड? कौन है फर्स्ट वुमेन? तो वो है दीपिका मिश्रा। ये भी करंट में था, दीपिका मिश्रा था। Who is the डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? CBI का डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रवीण सूद। ये तो सबको पता ही है, प्रवीण सूद। ये अक्सर बेशतर मीडिया पे आता ही रहता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यही है इसका आंसर। देखो अब ये है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था लेकिन ये है ही नहीं। अब ये देखो उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, एक ही मिलिट्री स्टेशन है, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन, बाकी तो नाम है, ये इस मिलिट्री स्टेशन नहीं है। अब फोर्थ को सी, अब ये या ये ऑप्शन। अब देखो DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं प्रीवियस, अब इस बार कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये बात याद रखना,
जस्टिस संजीव खन्ना, ये याद रखना, ये इस बार क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। तो डीवाई चंद्रचूड़, अगर आपको ये याद है, ये ग्लोबल लीडरशिप के बारे में, ठीक है ना। तो 3 को आएगा बी, 3 को आएगा बी, मतलब बाकी तो ये भी तो कट गया, अब रहा एक ही। अगर आपको बाकी पता भी ना होते, फर्स्ट को आएगा डी, ये डॉक्टर रवि कन्नन, इसको ये 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ये बात याद रखना, रमन मैग्सेसे डॉक्टर रवि कन्नन। अब सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ये एक औरत है, इसको मिला था ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ये कनाडियन अवार्ड था, इसको मिला था सुधा मूर्ति को 2000, ये सारे 2023 के हैं। लेकिन इस बार जो इम्पोर्टेंट है वो है जस्टिस संजीव खन्ना, जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं डीवाई चंद्रचूड़ के बाद। अब देखो, अब ये भी क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली, कौन था? ये तो सबको पता ही था उस टाइम, अब्दुल फत्ताह अल सीसी। फिर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। उसके बाद देखो, उसके बाद 75th में आया था, कौन आया था? इमैनुअल मैक्रोन, जो ये फ्रांस का प्रेसिडेंट था। तो इस बार कौन आया? इस बार आया प्रबोवो सुनेटिवो, क्या ये इंडोनेशिया का था ना वो प्रेसिडेंट, प्रबोवो उसको हम बोलते थे। वो आया था इस बार एज चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, उसी टाइम आया था। अब देखो, अगर आपको ये पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। देखो, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता है, सपोज APPU आपने नहीं सुना है, भीम तो सुना होगा, और यूपीआई, भीम और UPI हम यूज़ कर सकते हैं। UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ क्या है? यूनिलेटरल ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए सीधे ये, और कुछ नहीं करना था। UPI आप यूज़ करते हो, और उसमें आता भी था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यहाँ है यूनिलेटरल। देखो, हो जाता आपका क्वेश्चन। बाकी ये सारे इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखना। अब देखो, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर जिनको हम बोलते थे, ये बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। अगर आपको ये भी नहीं पता, फिर क्या मैं बता सकता हूँ। ये राजनाथ सिंह के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट हुए, बाकी चीज़ उस टाइम, ये आपको पता है कि इसी ने ये स्कीम लॉन्च की थी। ये डिफेंस मिनिस्टर था, और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर था, अमित शाह जी होम मिनिस्टर। अब देखो, एक क्वेश्चन ये है, मिलिट्री ड्रिल्स, ऑपरेशंस, मिलिट्री ड्रिल्स जो करते हैं, दो मतलब एक्सरसाइजेस, वीर गार्डियन 2023, वरुणा, साइक्लोन और तारकश। ये थोड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ याद करने पड़ते हैं। अभी जो मालाबर, सपोज मालाबर, वो इम्पॉर्टेंट है, या तलवार या सेफ, बाकी चीज़ें, बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं इंडिया, बाकी सारी कंट्रीज से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट पता है, तारकश 2020, तारकश जो था वो किसके साथ हुआ था? USA से। देखो, US के साथ, इंडियाज एनर्जी एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, इनके बारे में। तो 4 को आएगा ए, 4 को आएगा ए। देखो, अब बाकी सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड होते हैं यहाँ, अगर मैं समझ रहा हूँ, अगर आपको एक भी पता होगा इसमें, तो वीर गार्डियन 2 या साइक्लोन भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये था न्यूज़ में, वो इजिप्ट के दरमियान था। ये भी आपको पता हो सकता था। 3 को आएगा बी, 3 को बी आएगा। देखो, इसी तरह। तो ये इसके बाद फिर क्या आएगा? फर्स्ट को आएगा सी, फिर वीर गार्डियन, इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस, और वरुणा आएगा 2 को आएगा डी, मतलब इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी भी जो करंट में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एक्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज, जो ब्रिटिशर्स की से चलते आ रहे क्रिमिनल लॉज, उनको चेंज किया गया है। एक है भारतीय न्याय संहिता 2023, ये भी तो लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य बिल 2020, ऑल ऑफ द अबो है इसको। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन किस, क्योंकि कभी कभी आता है किस बिल की, किस क्रिमिनल ये लॉ की बदले ये वाला भारतीय न्याय संहिता लाया गया था। वो है, इसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। 1860 में जो आया, ब्रिटिशर्स ने लाया था। इंडियन पेनल कोड मतलब भारतीय न्याय संहिता।
भारतीय नागरिका सुरक्षा संहिता मतलब CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। तो ये कब लाया गया था? 1973 में। क्या बताया मैंने आपको? भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड, भारतीय नागरिका सुरक्षा ये संहिता CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, और भारतीय साक्ष्य बिल और इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हम बोलते थे 1872, ये भी ब्रिटिशर्स की तरफ। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य बिल, ये तीनों याद रखना। और इसके क्या क्या नाम थे इससे पहले ये भी याद रखना। ये फिर से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये अभी भी करंट में चल रहा है। अब देखो, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइट, फॉर इनवाइटेशन, इन इनवाइटिंग। तो इसका क्या आंसर आ सकता है? इसका आएगा इन इनवाइटिंग। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द पार्टी। तो ये इसको प्लेजर देता है, खुशी देता है कि इसको पार्टी में बुलाने के लिए। Which is the correct form of idiom used in the sentence? He don't know the ABC of the mathematics. He doesn't know the ABC of the mathematics. He doesn't know the ABC of mathematics. He do know the ABC of mathematics. इसका ये आएगा he doesn't know the ABC of mathematics. किस तरह आ सकता है ये? he does, do तो इसके साथ नहीं आएगा, he सिंगुलर है, मतलब does भी सिंगुलर, इसलिए he does के साथ आएगा know the ABC of the mathematics. he doesn't know the ABC of mathematics. ये बात याद रखना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, वो साइट। विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड। देखो अंडरस्टैंड, अगर हम ये देखें एप्रहेंड, प्रिटेंड, डिस्कस और कॉम्प्रहेंड। एप्रहेंड उसके लिए भी यूज हो सकता है, ही एप्रहेंडेड मतलब उसको लाया गया, अरेस्ट किया गया, बाकी चीज उसलिए भी यूज हो सकता है। लेकिन इसका कॉम्प्रहेंड भी कभी कभी यूज हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम इसको एज अरेस्ट की तरफ से यूज होता है। प्रिटेंड मतलब शो ऑफ, मतलब जो आप नहीं हो वो दिखा रहे हो। डिस्कस ये तो नहीं होगा। कॉम्प्रहेंड मतलब अंडरस्टैंड करना। यू आर 20 years old, aren't you? क्वेश्चन टैग, ये भी आप खुद ही पढ़ लेना ये सारा। द एडवर्ब ऑफ ब्रेव, ब्रेव का जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या है? जो वर्ब को कुछ ऐड करे। ब्रेवरी ये तो है ही नहीं। ब्रेव, ब्रेवो, ब्रेवली, ब्रेवली होता है एडवर्ब। अगर कोई कम सपोज फाइटिंग होती है तो ये ब्रेवली फाइट करता है, ये वर्ब को ऐड करता है कुछ, मतलब ब्रेवली, बहादुरी के साथ इसने फाइट किया। द मीनिंग ऑफ मेक आउट, मेक आउट क्या होता है? मेक आउट, रीड, बिल्ड, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज। मेक आउट का ये मतलब हो सकता है मतलब समझना। हाँ मैंने मेक आउट किया मतलब मैंने ये समझ लिया। अंडरस्टैंड इसका मीनिंग आएगा। अब देखो, फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड। अब मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन तो बड़े मजे का ही है, क्योंकि अगर आपने पहले ही वो पहला क्वेश्चन था ना, वो कुछ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, तो इसकी स्पेलिंग क्या है? MAGISTRAT। तो ये आप वहां से भी कर सकते थे। देखो, अब रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या आता है जब हम चेंज करते हैं इसका? ये वो आएगा फॉलोइंग वीक। बैक का मतलब होता है रिटर्न। आई एम गोइंग, एम गोइंग का चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक। रवि सेड ही विल
ये तो नहीं आएगा। ही इज़, ये भी नहीं आएगा। ही वाज रिटर्निंग द नेक्स्ट वीक तो नहीं आएगा। ये फिर इसका पहला ही आएगा, रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक। अब और पेशेंस रखो थोड़ी बहुत, अब 20 ही क्वेश्चंस है, ताकि हम ये पूरा करो। जितना आप यहाँ कंसंट्रेट करोगे उतना क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे वहाँ पे एग्ज़ाम में। इसलिए कंसंट्रेशन करके रखो, कंसंट्रेशन करके रखो। एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो लिख के रखो। अगर मैंने कोई एडिशनल पॉइंट बताया वो भी लिख के रखो, ताकि आपको कल को रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ प्रीडिसेसर? उसका तो पता ही है, सक्सेसर। प्रीडिसेसर सक्सेसर। एंसेस्टर होता है पुराना, और डिसेंडेंट होता है नया वाला, पूते पूते। तो ये है इसका आंसर। ये बहुत इजी था। देखो, डैश ऑफ बर्ड्स चोज द कलेक्ट मतलब झुंड बर्ड्स का, उसको फ्लाइट कहाँ है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, इनको बोलते हैं जानवरों का झुंड। द ऑफिसर डैश 5 minutes ago। द ऑफिसर इज गॉन, ना ये तो नहीं आएगा। हैड गॉन, हैज गॉन। देखो ये 5 minutes ago मतलब इसका पास्ट सिंपल आएगा वेंट। द ऑफिसर वेंट 5 minutes ago। द साइनोनिम ऑफ कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब होता है प्राइड, खुद की सुमागी जो इंसान होता है, खुद की मतलब खुद पे ही, मतलब उसको ज़्यादा ही कुछ भरोसा होता है। अगर वो गलत भी हो जाए फिर भी बोलता है ठीक है ठीक है, तो उसको हम वो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है कुछ ज़्यादा ही। तो ये इसका साइनोनिम है कंप्लेसेंट। डैश ऑफ विच यू आर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। देखो इसके लिए एक होता है एप्रोपोस। एप्रोपोस क्या होता है, जो बात आपने कही है उसी को मतलब वही यूज करना। एप्रोपोस ऑफ व्हाट यू वेर सेइंग, आपने जो कुछ कहा। ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, वो जॉब के लिए अच्छा है। ये बात याद रखना। कुछ यहाँ ये भी लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ ये नहीं गया कि उसने कुछ गलत कहा या ठीक कहा। अगर यहाँ लगे इन स्पाइट यू सेज बैड अबाउट हिम, वो फिर भी अच्छा आदमी है, तो वहाँ ये लगता। ए पर्सन हु स्टार्ट्स ए लीगल एक्शन अगेन, देखो फिर से कोर्ट के क्वेश्चन आएगा। ए पर्सन हु स्टार्ट्स ए लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रोसिक्यूटर तो नहीं होता है, एडवोकेट नहीं होता है, वो प्लेंटिफ, जो मैंने आपको बार बार बताया प्लेंटिफ ही होता है जो लीगल एक्शन इनिशिएट करता है। द कॉन्फ्लिक्ट, ये ए कॉन्फ्लिक्ट of claims that has given rise to the subject of litigation is called decree। डिक्री होता है ये रिजल्ट, डिस्प्यूट, FIR, एग्जीक्यूशन। क्या है इसका आंसर, क्या आएगा, डिस्प्यूट। जब डिस्प्यूट हो जाए तो उसी के लिए हम फिर लिटिगेशन डाल दें, मतलब वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसके बाद द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इज, इसको हम, ये तो बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ में अक्सर बेशतर आता है, जब मतलब डॉक्टर्स या बाकी चीज़ें अभी तक बहुत फॉर्जरी जिसको हम बोलते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स मतलब दिखाते हैं, मतलब या बनाते हैं ये सर्टिफिकेट्स बाकी चीज़। आजकल ये फॉर्जिंग बहुत ज़्यादा चलती है, फॉर्जरी जिसको हम बोलते हैं। डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी ऑफ और पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस। तो ये मैंने बताया अथॉरिटी, कहाँ तक आपकी ज्यूरिसडिक्शन है कि आप इस केस को सुन सकते हो, वो है ज्यूरिसडिक्शन। कितनी अथॉरिटी है, कहाँ तक अथॉरिटी है। मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज, फॉल्स स्टेटमेंट बताना, एक आपने कुछ ओथ लिया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन वो तो आपने गलत ही बताया था। आपने कसम खाई कि मैं सच सच बताऊँ, इसको बोलते हैं परजरी। अब और एक क्वेश्चन, प्लीज डैश योर लेटर डेटेड 12th December। ये फिर से इंग्लिश के आ गए, अब वो 5 थे ये। प्लीज डैश योर लेटर डेटेड 12th December। प्लीज रेफर योर लेटर डेटेड 12th December।
तो लेटर को ना ही रिलेट करते हैं ना रिपीट, इसको रेफर करते हैं, पेश करते हैं। द वुमेन डैश वर्क्स हियर इन द इज फ्रॉम तमिलनाडु। द वुमेन हु वर्क्स हियर, तो हु आएगा इसका। Anna and Mike dash going for skiing. Anna and Mike are going. Are going आएगा ना, present continuous. It has been snowing morning. It has been snowing since morning. क्योंकि point of time. This is in conformity dash the rules laid down by the government. दिस इज इन कॉन्फॉर्मिटी मतलब होती है, मतलब उसी के हिसाब से, उसी के लॉज के मुताबिक। इन कॉन्फॉर्मिटी, कॉम्प्लायंस जिसको वो हम बोलते, विद, तो फिर विद ही आएगा, इन कॉम्प्लायंस विद, दिस इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द रूल्स, मतलब इनका क्या पालन करना शॉर्ट में। I could just dash down and go to sleep. क्या आएगा, ले, लाई, फॉल। ले नहीं आएगा, ले मतलब हम कुछ बिछाते हैं, लेकिन जब हम खुद लाई डाउन हो जाते हैं, लाई डाउन। तो डैश टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। देखो LOOSE कुछ यूज लगाएंगे, लूज, लूज ये वाला लूज नहीं होता, LOSE लूज टेम्पर होता है, गुस्सा। That presentation was better dash the first one. That presentation was better than the first one. Then नहीं आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने। They are going to dash office. They are going to their office. उनके ऑफिस में, THEIR ना कि THERE। She dash in the power of karma. She believes in the power of karma. My sister wanted dash a dog as, एक कुत्ता उसको चाहिए, मतलब a dog as a present, एक present के लिए, B ही आएगा इसका। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन। तो मुझे बहुत प्यास लगी अभी ये लेक्चर बनाने में, और आपका यही काम है कि आप एक ये लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वाला सेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे इसमें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।